करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के टीएमए के बारे में। ठीक है, ये टीएमए बनाना कैसे है, सेम आपको वैसे ही बनाना जैसे आप पहले टीएमए बनाते आ रहे हैं। ये हमारे टीएमए सीरीज की वीडियो में चौथी वीडियो है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं, चला ये टीएमए के पॉलिटिकल साइंस के टीएमए के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के किन्हीं दो सुरक्षा उपायों को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के किन्हीं दो उपायों को चिन्हित कीजिए। उत्तर, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को हनन किए बिना व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का बिना किसी रोक टोक दबाव के उपयोग करना स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता के दो सुरक्षा उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, अधिकारों की घोषणा। हमारे संविधान में व्यक्ति द्वारा उसके अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख रक्षक माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की सरकार तथा बाहरी अन्य शक्तियों में रक्षा होती है। नंबर 2, कानूनी नियम तथा उनमें समानता। कानूनी नियम तथा उनमें समानता। कानून के नियम भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में योगदान देते हैं। नियमों में समानता से सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा प्रॉपर दिखा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ हुई है। सबको पता है प्रस्तावना के साथ हुई है। प्रस्तावना हमारे संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करती है। संविधान की प्रस्तावना के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, संप्रभुता तथा पंथ निरपेक्षता। भारत को एक गणराज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो अपने सभी फैसले संप्रभुता के साथ ले सकता है, यानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने सभी फैसले ले सकता है। साथ ही यह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2, न्याय तथा स्वतंत्रता। नंबर 2 क्या होता है, न्याय तथा स्वतंत्रता। यह हमारी प्रस्तावना की दूसरी मुख्य विशेषता है। न्याय और स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है, क्योंकि न्याय लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदारी बनता है। साथ ही प्रस्तावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये आराम से वीडियो ऊपर देख सके। मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है आपका, विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें नंबर 1 बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ उत्तर डालकर। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वित्तीय संस्था है। इसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD है। विश्व बैंक के दो कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। यह विश्व बैंक का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण कार्य है। विश्व बैंक अपने सदस्यों तथा अन्य देशों को ऋण प्रदान करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक देश के, दुनिया के जितने भी उसके सदस्य हैं उन सभी को ऋण प्रदान कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट पे लोन देता है। नंबर 2, गारंटी तथा प्रशिक्षण देना। कुछ मामलों में विश्व बैंक स्वयं ऋण न देकर अपनी गारंटी पर दूसरे बैंकों से ऋण भी दिलवाता है। इसके अलावा अपने सदस्य देशों को आर्थिक प्रशिक्षण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जल्द से जल्द क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है, इसने पूछा है भारतीय उच्च न्यायालयों के मूल अधिकार और क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा तथा प्रमुख न्यायालय होता है। वर्तमान समय में भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में सीधी कार्रवाई का अधिकार होता है।
इन्हें क्षेत्रीय अधिकार कहते हैं। ठीक है, तथा कुछ मामले निम्न न्यायालय से स्थानांतरित होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट चले गए होते हैं, होकर इनके पास आते हैं। उच्च न्यायालय को इन पर भी कार्यवाही का अधिकार होता है, ये अपीलीय अधिकार कहलाते हैं। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 क्या है आपका, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार। तो ये क्या होता है, समझते, संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी जब राज्य या अन्य किसी तंत्र द्वारा मूल अधिकारों की अपेक्षा की जाती है तब उच्च न्यायालय इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये निर्देश राज्य के किसी पदाधिकारी की तरह ही होते हैं। नंबर 2 यहाँ पर है, थोड़ा गलत लिखा गया, राजनीतिक मामलों के विरुद्ध सुनवाई। नंबर 2, यानी मैं थोड़ा कर देता हूं। नंबर 2 यहां से लिखना है आपको, ठीक है, मामलों की विरुद्ध सुनवाई। उच्च न्यायालय किसी भी सांसद तथा विधायक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर सकता है, और यदि चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया जाता है तो चुनाव को रद्द किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इसमें पॉइंट है 3, ठीक है। निम्नलिखित स्तरीय न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई। निम्न स्तर यानी कि निचली सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके विरुद्ध सुनवाई। उच्च न्यायालय के पास निम्न स्तरीय न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार भी होता है। यदि कोई व्यक्ति निम्न स्तरीय न्यायालयों के फैसलों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उच्च न्यायालयों में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायालय दोबारा से मामले की सुनवाई की जाती है। इसका पॉइंट 4 क्या है देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध के अधीक्षण का अधिकार। उच्च न्यायालय न्यायिक तथा प्रशासनिक सभी मामलों में निम्न स्तरीय न्यायालयों का नियंत्रण तथा निरीक्षण कर सकता है। नंबर 5 दंड देने का अधिकार। अभिलेख न्यायालय, ये लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का। उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही एक अभिलेख न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय के सभी फैसलों को अधीनस्थ न्यायालय मामले को बाध्य है। अगर फैसलों को मानने से इनकार किया जाता है तो उच्च न्यायालय दंड देने की भी क्षमता रखता है, यानी कि शक्ति रखता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सके। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा क्वेश्चन ही होता है, ठीक है ना। शीत युद्ध के बाद भारत रूस संबंधों का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्ध के बाद भारत रूस संबंधों का विश्लेषण कीजिए, इसको लिखना है। तो इसे लिखेंगे कैसे। शीत युद्ध दौरान 1945 से 1991 के बीच चला। शीत युद्ध विश्व की 2 महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का युद्ध था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत के साथ व्यावहारिक नवीकरण के कई मित्रता और सहयोग के संबंधित हस्ताक्षर किए। शीत युद्ध के बाद भारत रूस संबंधों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 सहयोग संधि। 1993 में सहयोग संधि लिखी गई थी। 1993 में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई सहयोग संधियों पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत के पिछले संधि के सभी उपलब्धों को हटा दिया गया तथा रुपया और रूबल के विनिमय पर समझौता किया गया। साथ ही सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 2 पॉइंट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घोषणा पर हस्ताक्षर 2001 में यह हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में रूस का दौरा किया। ज्यादा सस्ते तथा उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य अस्त्रों का निर्यात करता है। इसमें मिग-21 लड़ाकू विमान, T-72M युद्ध टैंक, अकला-2 पनडुब्बी जैसे प्रभावी हथियार शामिल है। नंबर 3 क्या है। वर्तमान संबंध। वर्तमान समय में भी भारत और रूस के विचार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के काफी मिलते हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में काफी सहयोग है। अतः उपरोक्त वर्णित 5 तत्वों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद से ही भारत और रूस के बीच मैत्री संबंध कायम है। दोनों देशों व्यापार, आपसी सहयोग तथा मित्रता के संबंध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्द से जल्द चल सके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो 5 खत्म हो गया, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन वही है, मेरा हर बार का कहना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपको बुक के अंदर, हालांकि ये 5 क्वेश्चन आपको ढूंढोगे तो बुक के अंदर मिल सकते हैं, बट ये छठा क्वेश्चन कभी भी बुक के अंदर नहीं मिलता। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अपने आसपास मौजूद 20 परिवारों का सर्वेक्षण करके नीचे दी गई जानकारी के आधार पर 2 सूची बनाइए। तो देखो मैंने कहा ये कभी भी बुक्स में नहीं मिलता। जैसे क्वेश्चन में ये अपने आसपास मौजूद 20 परिवारों का सर्वेक्षण करिए और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर 2 सूची बनाइए। नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को उपलब्ध प्रमुख मानवाधिकारों की सूची। इसमें आपको लिखना है मानवाधिकार हर व्यक्ति का प्राकृतिक तथा नैसर्गिक अधिकार है। ये किसी राज्य फिर राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया गया उपहार या पारितोषिक इनाम नहीं है, बल्कि ये वे अधिकार है जो मानव अस्तित्व में समाहित ही रहते हैं। अपने आसपास 20 परिवारों को सर्वेक्षण करके हमने निम्नलिखित मानवाधिकारों की सूची बनाई है। नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इस मानवाधिकार के तहत समाज में सभी वर्ग, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या फिर ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सभी को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान है। नंबर 2, काम करने के लिए के नियोजित तथा उचित मानवीय स्थिति के प्रावधान का अधिकार। इस मानवाधिकार के तहत हर सभी कार्यस्थलों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने यहाँ काम करने का समय तथा वेतन निश्चित करें, साथ ही साथ सुरक्षा उपकरणों के साथ उचित मानवीय स्थिति में ही मजदूरों से काम करवाया जाए। ठीक है। नंबर 3, ये 3 होगा। ठीक है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इस मानव अधिकार के तहत सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट की ओर बढ़ सके। ठीक है, ले लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या है, कमजोर वर्गों के हितों के प्रोत्साहन का अधिकार। इस मानव अधिकार के तहत कमजोर वर्गों को कई तरह की रियायतें जैसे सरकारी क्षेत्र तथा राजनीतिक में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा और कई तरह के हितों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जैसे हम ऊपर लिखा था हमने पॉइंट नंबर 1, 2 सूची बनानी थी, उसकी दूसरी सूची का दूसरा पॉइंट, पहली सूची का दूसरा पॉइंट है। संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख मानव अधिकारों की प्राप्ति में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियां इस सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष लिखिए। ठीक है। अब इस पर हमें निष्कर्ष लिखने हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 उत्तर में लिखना है, अपने आस पड़ोस के 20 परिवारों को सर्वेक्षण करके हमने इनकी चुनौतियों की सूची बनाई जो लोगों के मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए सामने आती है। नंबर 1 क्या है, कार्य के समान वेतन अधिकारों की अवहेलना। सर्वेक्षण के दौरान हमें पता चला कि कई मालिक इस नियम का पालन नहीं करते। महिलाओं को समान कार्य होते हुए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। नंबर 2, काम करने के लिए नियोजित नियम तथा उचित मानव स्थितियों के अधिकार की अवहेलना। सर्वेक्षण के दौरान हमें पता चला कि अवहेलना। क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा। शायद पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कोई नहीं, आप इतना भी लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हमारी ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस की यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के टीएमए के साथ। जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो NIOS 10th 12th के स्टूडेंट हैं लेकिन उनको टीएमए बनाना कैसे है नहीं पता है। आप उनको दोगे तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और